देखो आज कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कृषि के चैप्टर के। अपन जो डिस्कस करेंगे वो किसकी करेंगे? कृषि के। अब देखो चैप्टर आप सबने पढ़ा भी है, राजस्थान जी के रीट वीट सब दिया ने। अब एग्जाम आपसे क्या मांगती है? परीक्षा इस चैप्टर को पढ़ने सबसे पहले आपको इससे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आप ये देखेंगे एग्रीकल्चर में किन किन चीजों को अपन शामिल करते हैं। कृषि में किस किस चीज की स्टडी करोगे आप, बाकी बातें तो बाद की हैं। तो देखो कृषि में अपन उन्हीं चीजों को शामिल करते हैं जिनमें ये किताब रिपोर्ट देती है आपको। एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी में अपन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो देखो कृषि के मोटे तौर पर 4 सेक्टर माने जाते हैं। इस वजह से कृषि एंड संबंध गतिविधियां भी लिखा हुआ हो सकता है और खाली कृषि का चैप्टर भी लिखा हुआ हो सकता है। इसमें सबसे पहले अपन सामान्यतया कृषि को फसल के नाम से जानते हैं, फसलों के साथ जोड़कर, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फसल, पशुधन जो अपन कृषि के साथ करते हैं। वानिकी, वानिकी में ऐसी फार्मिंग जिसमें अपन पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसमें एक घास से लेकर बड़े वृक्ष तक सब आ जाते हैं वानिकी में। और चौथा इसका सेक्टर है मत्स्य। अब मत्स्य का मतलब खाली मछली पालन नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री पूरी आ जाती है उसमें। चाहे आप मुर्गी पालन करते हैं, चाहे आप खेत में कुत्ता पालन करते हैं, चाहे आप मछली पालन करते हैं, चाहे आप सूअर पालन करते हैं, ये सब किस में है? अगर आप खेती के साथ कर रहे हो, अगर अलग से अपन इनके लिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो एक अलग बात है। तो इसलिए इसको लिखा जाता है कृषि और एवं संबंध गतिविधियां। संबंध गतिविधियां। अब देखो यहां सबसे सिंपल सवाल क्या है? तो पहला सवाल लिखो आप इसमें, कृषि से संबंधित गतिविधि नहीं है। कृषि से संबंधित गतिविधि नहीं है। पहला है मत्स्य पालन, दूसरा है वानिकी, तीसरा है पशुपालन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 50% पेपर हेडिंग के आसपास से ही होता है। क्या होगा इसका उत्तर? इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने तो ये ऐसा सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मत्स्य पालन या मुर्गी पालन भी लिख सकता है अगला। तो ये सारी एक्टिविटी अब अपन ने छोड़ा किसको इस ऑप्शन में? उसको छोड़ा जिसको अपन सब जानते हैं, फसल। क्रॉप प्रोडक्शन जो है, फसल उत्पादन जो, उसी को तो छोड़ा है। उसको तो अपन सब जानते हैं कि कृषि की मेन एक्टिविटी है ही वही। ठीक है। दूसरा देखो, इन्हीं इसके नीचे एक लाइन लिखो, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में मुख्यतः, अर्थशास्त्र में मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखो फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र। दूसरा लिखो पशुधन क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र। तीसरा लिखो आप इसमें वानिकी क्षेत्र, वानिकी में वृक्षारोपण आता है।
खेती के साथ, और चौथा है मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र, ठीक है। अब देखो यहां आपको एग्रीकल्चर के कितने सेक्टर हो गए? 4 सेक्टर हो गए। अब अंडरस्टूड ही आपके दिमाग में चौथा सेक्टर, मतलब अगला जो दूसरा सवाल है वो दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए सवाल, आप बताओ? नहीं, मुर्गी नहीं या नहीं? मैंने 4 कंटेंट आपको बता दिए। अगला सवाल ये है कि वर्तमान में राज्य के कृषि क्षेत्र में निम्न में से सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन 4 पड़े हैं ना आपके सामने, ऑटोमेटिक बन गया है सवाल। निम्न में से सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो पहली बात तो कृषि के सवाल में आपके सामने 4 ऑप्शन क्या बन सकते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन चारों में से वर्तमान में सर्वाधिक योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर में किसका है? ये एक तरह से कृषि के उपक्षेत्र हैं। अभी जो मैंने बताया ना, कृषि का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी जो मैंने बताया ये क्या है? कृषि के 4 उपक्षेत्र हैं। कृषि अपने आप में एक क्षेत्र है, और कृषि के 4 उपक्षेत्र क्या हो गए? फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। अब आप बता दो, सब दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा योगदान अपने राज्य में इन चारों में से अर्थशास्त्र में किसका योगदान है? पशुधन। अभी थोड़ी देर में मैं आपको, और पशुधन में भी मैक्सिमम, जैसे अपन मुर्गी है या फिर मछली है, मुर्गी के अंडे हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह है, डेयरी है, ये सब चीजें अपने यहाँ आती हैं। तो ये सब बकवास है, जैसे किताब में पूरा पेज भरा हुआ होगा। आपको मेन चीज ये, फिर आगे चलेंगे अपन। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है, उनमें सबसे ज्यादा योगदान, पशुधन रिलेटेड एक्टिविटी है बहुत सारी है, जैसे मीट है, ऊन है, कुछ भी दे दिया, मीट दे दिया, ऊन दे दिया, दूध दे दिया, अंडा दे दिया, मांस बता दिया मैंने, ठीक है। तो इनमें से सर्वाधिक योगदान किसका है? दूध का। मतलब मोर देन 90% कॉन्ट्रीब्यूशन, 95% से ज्यादा जो योगदान है वो अपने राज्य में किसका है? दूध का है। समझ आ गई बात? तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कृषि में क्या क्या आता है, डिसाइड हो गया। फिर कृषि के क्षेत्र में इन 4 उपक्षेत्रों में से सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का है। और पशुधन के योगदान में भी सबसे ज्यादा किसका है? दूध का है। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो प्रश्न अपने आप ही फिल्टर होते जाएंगे, और सीधा आप सवाल को बीच में से देखोगे, कहीं कोई चैन नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप इसमें लिखो अगला सवाल, निम्न में से राज्य में या राज्य की अर्थव्यवस्था में किस कृषि उपक्षेत्र का मतलब ऊपर वाले 4 बताए मैंने, उपक्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? पहला ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे फसल उपक्षेत्र है, दूसरा पशुधन, तीसरा वानिकी, और चौथा मत्स्य। एक एक 2-2 सवाल बनते हैं, इनमें अपने आप निकलते जाएंगे, सामने आते जाएंगे। क्या होगा इसमें? ठीक है। अब ये योगदान देख रहे हैं, देखो ये फिर मैंने आपको 2 भागों में बटाया है। आपको पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए तो चाहे तो आपको इस सवाल के संबंध में स्थिर कीमतों पर पूछें, स्थिर कीमत का मतलब 2011-12 के सापेक्ष, और चाहे आपसे प्रचलित कीमतों पर पूछें। तो प्रचलित कीमतों की बात करेगा तो हम इकोनॉमिक सर्वे किस वर्ष की पढ़ रहे हैं? 2021-22 की। पढ़ तो 2021-22 की रहे हैं। तो यहां चाहे तो इन उपक्षेत्रों में स्थिर कीमतों की बात करें और चाहे किसकी बात करें, प्रचलित कीमतों की, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों ही संदर्भों में इसका उत्तर क्या होगा? इसके मामले में भी पशुधन है और इसके मामले में भी पशुधन है।
तो आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि वर्तमान में स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर दोनों ही मामलों में सर्वाधिक योगदान कृषि के जिस उपक्षेत्र का वो क्या है, पशुधन है। मतलब हम फसलों का उत्पादन जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू या जो करेंसी है वो अपने को किससे मिल रही है, पशुधन से मिल रही है। तो आज अपनी इनकम जो है वो किससे ज़्यादा है, पशुधन से ज़्यादा है, बजाय किसके, फसलों के। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को कई बार क्या होता है, ये हो गया छोटे, जैसे आप सेकंड ग्रेड तक की एग्जाम दे रहे हो, फिर आप आरएस में उतरोगे तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, तो ऐसे आ जाओ, सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन, उसके बाद फसल, उसके बाद वानिकी और उसके बाद मत्स्य। ये आरएस का हो गया सवाल, समझ गए क्या? यहां अब देखो परसेंटेज आपको कोई नहीं पूछेगा, जैसे किसी किताब में लिखा हुआ हो सकता है कि पशुधन का स्थिर कीमतों पर 13.34% है, प्रचलित कीमतों पर 13.98% है, फसलों का स्थिर कीमतों पर 12.61 है, प्रचलित कीमतों पर 13.89% है। मैंने कहीं भी प्रतिशत, अब ऐसे सवाल में देखो प्रतिशत किसी किताब में लिखे हुए होते हैं तो आप उसको क्रॉस कर दो। इस प्रकार के सवाल में आपको परसेंटेज देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत को क्रॉस कर दिया तो किसी किताब में डेटा लिखा हुआ है तो आप उसको जंप कर जाओ, इस चीज को समझ लो और डाटा को आप छोड़ दो। लिखा हुआ मिलेगा निश्चित तौर पर, क्यों, जैसे ये मैं इकोनॉमी तो सब कट पेस्ट करते हैं, कॉपी उठाई, अपना लोगो लगाया, तो किताब को बेचने का तरीका अलग होता है, सवाल पूछने का तरीका अलग होता है। तो इस हेडिंग में से आपको ये चीज छोड़नी है। अगर इनका परसेंटेज योगदान लिखा हुआ है तो आप उसको छोड़ दो। छोटी एग्जाम आप दे रहे हो तो प्रश्न आपके सामने पड़ा है। अगर फर्स्ट ग्रेड और आप आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की बात करते हो तो आपके लिए सवाल ये पड़ा है। तीनों एंगल से मैंने इस सवाल को बता दिया है कि कैसे पूछते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है तो आप इसमें एक सवाल आता है भू उपभोग पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर तीसरी एग्जाम में आएगा। किस पर? भू उपभोग पर। भू उपभोग पर यहां आपको देखो डेटा पूछा जाता है। यहां देखो पहले मैं यही बता रहा हूं, प्रतिशत परसेंटेज में डाटा इस सवाल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसमें लिखो राज्य के भू उपभोग। अभी एक बात ध्यान रखना, ये डाटा अपने पास 2019-20 का है, अंतिम 20-21, 21-22 का आंकड़ा अभी नहीं है अपने पास। तो भू उपभोग के नीचे ये आंकड़ा देखो, सवाल में हर हाल में सवाल के कोष्टक में क्या आएगा? 2019-20 ही आएगा। 2019-20 के बाद में जमीन का कितने % भूमि का किस एक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा विवरण आज तक हमारे पास नहीं है। समझ में आ गई बात? तो देखो मेन चीज, ऐसे सवाल में देखोगे क्या? प्रतिशत रटोगे। ठीक है, दूसरी बात, साल पूछ सकते हैं। साल पूछने की संभावना बहुत कम है, ये दिया हुआ होगा सवाल में कोष्टक में, तो आपको ये लगे कि यार अपन ने तो इकोनॉमिक सर्वे तो 2021-22 की पढ़ी और इसने कब का पूछ लिया? 19-20 का। 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे में अपने पास भू उपभोग का अंतिम आंकड़ा किस वर्ष का है? 2019-20 का। दोनों चीजें, मतलब ये चीज वहां दिखती है, कोष्टक में डाल दिया तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आंकड़े हैं जो पीछे की भी अपने को इसमें मिलते हैं। तो सवाल के कोष्टक में सेशन 19-20 लिखा हुआ मिलेगा और आपको देखना क्या इसमें? डाटा। ठीक है, तो इसमें लिखो राजस्थान के भू उपभोग, राजस्थान के भू उपभोग संबंधित आंकड़ों के संबंध में सुमेलित पद है। अभी देखो आपको बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए सारे सवाल मिल जाएंगे। इसमें क्या आएगा? देखो आपको बताऊं कि हम जिस जमीन का उपभोग कर रहे हैं वो एट प्रेजेंट कितने % जो है वो अपन बुआई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फसल बोने के लिए, जैसे अपन कहते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये उसकी बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन।
ये आंकड़ा इसकी बात करें कि इसमें से कितना क्षेत्र किस काम के लिए, तो पहला लिखो शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र, पहले ऑप्शन में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र, कितना क्षेत्र है जो शुद्ध बोया जाता है, 52.58%। 52.58%। देखो सिंपल क्या है, राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से मतलब लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र ही बुआई के काम में लिया जा रहा है। बुआई का मतलब फसल बोने से, फसलें 52.52% भी उगा रहे हैं, तो लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र है वही बुआई के लिए काम में आ रहा है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखेंगे वानिकी, इसमें आप लिखोगे 8.08%, मतलब लगभग 8% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वानिकी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरे में लिखो ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि में आप लिखोगे 6.92%। 6.92%। और इसके बाद में बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब है वो जिसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, और इसमें पांचवा लिख लो, ये चार ही डाटा, हालांकि अब 100% नहीं हुआ, देख लो आप, अभी 100% नहीं हुआ है, तो बाकी जो कैटेगरी है ना उनका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। बस ये चार कैटेगरी, तो इसमें ऑल सुमेलित है, सभी सुमेलित है, पांचवा ऑप्शन बना लो। ठीक है, अब देखो सामान्यतया क्या होता है, छोटी परीक्षा में इनको सीधा पूछते हैं कि राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला कृषि क्षेत्रफल, शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल या बुआई योग्य क्षेत्रफल कितना है, 52 और ये भी नहीं है, और भी सिंपल बता देते हैं, लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर अपन फसलों की बुआई करते हैं। दूसरा है वानिकी, वृक्षारोपण के लिए लगभग 8% जमीन के ऊपर अपन वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऊसर या कृषि योग्य भूमि, ऊसर का मतलब क्या होता है, हैं? ऊसर किसको कहते हैं, क्षारीय। ऊसर किसको कहते हैं, देखो मृदा जो है वो क्षारीय, अम्लीय और उदासीन होती है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही, जो क्षारीय मृदा वो उसको कहते हैं जिसके ऊपर नमक जमा हुआ होता है। क्षार को मतलब हम कहते हैं खार, क्षार को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, खार, और खार किसको कहते हैं, नमक को। समझ में आ गई बात। तो नमक युक्त मृदा जो है उसमें भी कृषि नहीं होती है। तो ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर या कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो देखो ऊसर में और बंजर में फर्क है, ध्यान देने वाली बात। देखो ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, उसमें पेड़ पौधे तो उग सकते हैं। ऊसर भूमि का मतलब जिसमें नमक ज्यादा है, पेड़ पौधे उग सकते हैं उसमें, लेकिन कृषि के लिए अयोग्य है। हम अपने यहाँ जो साधारण फसलें उगाते हैं वो उसमें नहीं उगा सकते। जबकि बंजर का मतलब है कि घास, पेड़ पौधे कुछ नहीं उगेगा, फसल वगैरह। तो ये देखो लगभग 11% के आस 10.84% भौगोलिक क्षेत्रफल अपने पास कैसा है, बंजर। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, सोलर योजना में मैंने आपको बताया था कि बंजर भूमि के ऊपर सोलर प्लांट सरकार लगा रही है। तो ये लगभग 11% भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसको अपन विंड एनर्जी
सोलर एनर्जी उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तो कोई काम में आ नहीं रही, भाई घास भी नहीं उग रहा है, इसका मतलब इसका चारागाह भी नहीं बन सकता। समझ आ गई बात? तो इसको उधर यूटिलाइज करने की कोशिश जो है वो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रही है। ठीक है, अब वही बात है, अगर आप सीधी एग्जाम दे रहे हो तो एक ही सवाल पूछेंगे, कृषि योग्य क्या है, ठीक है, उस भूमि का परसेंटेज क्या है, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। ये चारों ही कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी ज्यादा ये नीचे वाले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने जैसा बताया सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या होता है, कई बार ग्रेटर देन का निशान देके पूछते हैं, बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है। देखो यहां ये निशान मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है डेल्टा। ठीक है ना, मतलब बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि ऐसे सवाल में ग्रेटर देन का निशान दे दे। ऐसे निशान दे के सबसे ज्यादा सबसे कम, बहुत रेयर चांस है। डेल्टा लिख दिया, इसका मतलब रेयर चांस है, इसलिए ऐसी जगह आपको माथा खपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है जैसे सैकड़ों बार पेपर आए उनमें से एक बार पूछ लें तो बाकी 99 बार के लिए रटना जरूरी नहीं होता है। तो 10% सवाल ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपने अनुमान होते हैं कि शायद सवाल आ सकता है, लेकिन वैसे सवाल को तैयार करने के लिए बहुत सारी चीजें हर जगह मगजमारी करनी पड़ेगी। तो उन 10% सवालों को आप रिजर्व छोड़ दो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, वर्ष 2021-22 में वर्ष 2021-22 में पशुधन उत्पादों में केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, उत्पादों में कोष्टक में राज्य का लेना, उत्पादों में सर्वाधिक योगदान रहा। पहला दूध, दूसरा मांस, तीसरा अंडा और चौथा ऊन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? दूध बनेगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला सवाल, जोत आकार। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर जो होता है, सवाल सारे यहीं से आते हैं। जोत आकार, जोत आकार जानते हो क्या? जोत आकार, अरे खेत की साइज, जोत जुताई से है। ठीक है, तो पहली बात तो जोत आकार के हिसाब से पहला सवाल इंपॉर्टेंट क्या बनता है? जोत के आकार के हिसाब से खेतों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में। खेत कितने, मतलब जोत जो है वो कितनी टाइप की होती हैं? ये चैप्टर आपका भूगोल का भी है और आपका इकोनॉमिक्स का भी है, दोनों का है। तो पहला होता है सीमांत जोत, जैसे अपन बोलते हैं सीमांत किसान, ये शब्द आता है ना जगह जगह। तो सीमांत किसान किसको बोलते हैं? देखो ये 5 शब्द जब तक आप नहीं समझोगे इनका मीनिंग, तब तक वो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सीमांत जोत या सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास जमीन जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। 1 हेक्टेयर से कम का मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है? 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है? 6, 3, 9 है, 9 बीघा के आसपास होती है, 9 पॉइंट समथिंग होती है। तो देखो सीमांत किसान वो है जिसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद आता है लघु किसान। लघु किसान वो है जिसके पास जमीन जो है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है, सीमांत लघु। उसके बाद आता है अर्ध मध्यम,
ध्यान रखना, लघु और मध्यम के बीच में अर्ध मध्यम किसान और होते हैं, उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है। फिर आता है मध्यम, मध्यम के पास 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। और फिर होते हैं बड़े किसान। बड़े किसान वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर और उससे ज्यादा होती है। ध्यान रखना, देखो आखिरी वाला आंकड़ा मैंने बताया 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर पूरी होते ही एग्जैक्ट 1 हेक्टेयर है तो वो किस में चला जाएगा? लघु में। तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर पूरी होते ही वो किस में चला जाएगा? अर्ध मध्यम में। तो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 4 हेक्टेयर से कम क्या होगा? अर्ध मध्यम। मध्यम होगा 4 हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 10 हेक्टेयर से कम, और 10 हेक्टेयर और उससे अधिक, एग्जैक्ट 10 हेक्टेयर जिसके पास है वो भी क्या है? बड़ा किसान है। तो जोत और किसान, देखो चाहे तो जोत शब्द लिखा हो चाहे किसान शब्द लिखा हो, इसको हम इकोनॉमिक्स में और भूगोल में टोटल कितनी कैटेगरी में बांटकर पढ़ते हैं? 5 कैटेगरीज में बांटकर पढ़ते हैं। ये 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो देखो मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया? सीमांत। देखो पहला बताया है सीमांत, दूसरा लघु, तीसरा अर्ध लघु, और चौथा मध्यम, अर्ध मध्यम। ये अर्ध मध्यम, मध्यम, और उसके बाद बड़े किसान। तो जमीन के आकार, कितनी जमीन एक किसान के पास है, ठीक है, या उसके खेत का आकार क्या है, इस हिसाब से किसानों की कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी है। तो ये 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, ये 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक, ये 2 से 4 हेक्टेयर तक, और ये 4 से 10 हेक्टेयर तक, 10 हेक्टेयर तक, ठीक है। और ये 10 हेक्टेयर या अधिक, 10 हेक्टेयर या अधिक। देखना इसमें ये लास्ट वाले में एक्सप्लेन किया है, 10 हेक्टेयर पूरी है वो बड़ा ही है, 10 यहां भी है और 10 यहां भी है, तो 10 हेक्टेयर पूरी है वो बड़ा है, 4 हेक्टेयर पूरी है वो मध्यम है, और 2 हेक्टेयर पूरी है वो अर्ध मध्यम है। आखिरी वाली रेंज है वो अगले वाली कैटेगरी में काउंट होगी, एडजेक्ट। समझ आ गई बात? तो जमीन या खेत के आकार के हिसाब से किसानों की कितनी कैटेगरी है? समझ आ गई बात? अब देखो यहां बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जोतों का आकार जो है वो कब डिसाइड होता है। तो जोतों का आकार डिसाइड किया जाता है, कृषि गणना अलग होती है। देखो जैसे जनगणना, पशु गणना है ना, तो कृषि गणना क्या होती है? अलग होती है। अपने राज्य में अंतिम बार कृषि गणना कब हुई थी? जोत के आकारों का निर्धारण किस गणना में करते हैं? कृषि गणना में। तो ये जो है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि गणना 2015-16। तो देखो इस सवाल को कैसे पूछ सकते हैं? राज्य में अंतिम बार कृषि गणना कब हुई? 2015-16 में। या राज्य की वर्तमान कृषि जोतों का या किसानों की स्थिति का निर्धारण किस कृषि गणना के अनुसार हो रहा है? 15-16 के। जबकि मैं इकोनॉमिक सर्वे कब की पढ़ा रहा हूं? 21-22 की। गया ना? तो यहां वहां आपके देखो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, ये दिखते ही आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने पास फाइनल डाटा है ही किसका? 15-16 का। जो जोतों का निर्धारण किया गया वो, हालांकि हर बार जैसे अब क्या होता है इसमें, ये कृषि गणना 2015-16 का, अब इसके तहत क्या होता है कि गणना हर साल आती है। जैसे नामांतरण खुलते हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, खेत के 4 हिस्से हो गए, तो रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो सेमी रिपोर्ट जो है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर लास्ट सवाल क्या पूछते हैं इसमें? समझ में आ गई ना बात? देखो 2 सवाल मैंने आपको बता दिए,
तीसरा सवाल इसमें क्या पूछ सकते हैं, तो ये लिखो आप इसमें, राज्य में राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कोष्टक में लिख लो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो बीच में हर साल आंकड़े आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोतों के आकार, जोतों के आकार का क्रम है, जोतों के आकार का क्रम है। ठीक है, लिखो सीमांत, लघु एवं मध्यम। बाकी दो बच गए ना, ये छोड़ो, दूसरे ऑप्शन में लिखो, कोई जरूरी नहीं पूरे दें। दूसरे ऑप्शन में आप लिखोगे सीमांत, लघु, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े, मध्यम और बड़े। और तीसरा लिखो आप इसमें बड़े, मध्यम व अर्ध मध्यम, बड़े, मध्यम व अर्ध मध्यम, और इनमें से कोई नहीं। बड़े, मध्यम व अर्ध मध्यम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। मैंने घटते या बढ़ते शब्द नहीं लिखा है ना इसमें, तो सवाल के एंड में घटते क्रम में लिख लो आप। घटते क्रम का मतलब है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जिन जोतों का है वो पहले आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, क्या है, अरे बड़ा खेत सौ कम है, बचाएगी क्या है, जो क्रम मैंने बताया वही है। देखो संख्या में सर्वाधिक जोतें सीमांत कैटेगरी में, उसके बाद लघु में, उसके बाद अर्ध मध्यम में, ठीक है, और उसके बाद मध्यम में, और उसके बाद बड़े। ठीक है ना, तो जो आपने ऑप्शन लिखा है ना, कौन से ऑप्शन में लिखा है, 2 नंबर के ऊपर सीमांत के ऊपर लिखो आप 40.12%। ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, बाकी तो सरदार जी की तरह इंटेलिजेंट होगी। 40.12%। फिर दूसरा लघु है, उसके ऊपर लिखो 21.90%। तीसरा है अर्ध मध्यम पे 18.50%, 18.50%। फिर उसके बाद वाले पे 14.79%, 14.79, और लास्ट वाले पे 4.69%, 4.69, 4.96%। हो गया, क्लियर हो गई। अगर बाय द वे 1% आप कोई बड़ी एग्जाम जैसे एनालिटिकल मोड में आरएस वगैरह होती हैं तो उनमें परसेंटेज पूछ लेना, बाकी इसमें आपको डाटा याद नहीं रखना है। ठीक है, अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि 2015-16 की जो कृषि गणना है, 2015-16 की जो कृषि गणना है उसका कंपैरिजन 2010-11 की कृषि गणना के सापेक्ष हुआ है। मतलब 5 साल से हो गई ना कृषि गणना, 2010-11 की कृषि गणना के सापेक्ष तुलना 2015-16 में की गई। तो ये 5 कैटेगरी के किसान मैंने आपको बताए, या जोत या खेत मैंने आपको बताए, उनकी का जो क्षेत्रफल है उनमें बढ़ोतरी कौन से में होगी, छोटे वालों में। तो पहले वाले 3 भाई बड़े खेत टूटकर छोटे बनेंगे, तो छोटे वालों के क्षेत्रफल में तो क्या होगा, इजाफा होगा, और बड़े वालों में क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी, क्योंकि बड़े खेत छोटे खेतों में टूट जाएंगे, बंटवारा होगा। तो क्लियर होगी ना बात। तो पहली 3 कैटेगरी में तो
10-11 के सापेक्ष 15-16 में क्या हुई है? बढ़ोतरी। और बड़े और मध्यम वाले, यही तो बड़े खेत थे, इनके टूटने से छोटे खेत बने इन तीनों कैटेगरी के, तो इनके क्षेत्रफल में क्या होगी? समझ में आ गई ना बात? तो 2 में क्षेत्रफल में कमी हुई है और 3 के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो एक लाइन लिख लो, 2010-11 की कृषि जनगणना के सापेक्ष 2010-11 की कृषि जनगणना के सापेक्ष कृषि गणना के सापेक्ष पहली 3 श्रेणियों के क्षेत्रफल में, वही क्रम है जो मैंने बताया, पहली 3 श्रेणियों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। पहली 3 श्रेणियों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। पहली 3 श्रेणियों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, जबकि शेष 2 के क्षेत्रफल में कमी हुई है। चांस कम है इस सवाल के, लेकिन कई बार पूरा पढ़ा है, सिर्फ एक लाइन और देखनी है तो उससे गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने आपको बता दिया। अगला जो मैं बता रहा हूं, इसमें से देखो आरएस में 100% सवाल आता है। अब जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड में पूरी संभावना रहती है, छोटी परीक्षाओं में यहां से सवाल आ भी सकता है और नहीं भी। आरएस का फिक्स सवाल है ये जो अभी चर्चा कर रहा हूं मैं, वो है राज्य में फसलों का उत्पादन। हेडिंग डालो, राज्य में फसलों का उत्पादन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य में फसलों का उत्पादन। इसमें भी आपको गाइड में जो रामायण लिखी हुई है उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है सवाल को निकालने के लिए। देखो यहां पहले 2-3 चीजें मैं आपको रफली बता देता हूं। अभी मैं आपको 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको बताया कि 2021-22 की जो आंकड़े हैं वो हमारे पास अग्रिम है। अग्रिम का मतलब है अभी ये अनुमानित है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस कॉलम में इस बार हम जो आंकड़ा पढ़े वो अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे में सेम यही मिले, चेंज हो सकता है। इससे पहले वाला साल कौन सा है? 2020-21 है, ठीक है। ये आंकड़े अपने पास कैसे हैं? अंतिम है। कैसे आंकड़े हैं? अंतिम आंकड़े हैं। तो देखो इससे पहले 2019 वगैरह के वो आपको लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंतिम आंकड़े का मतलब है कि इस कॉलम में जो डाटा अपन पढ़ेंगे 20-21 के लिए कृषि उत्पादों का, फसल उत्पादन का जो आंकड़ा अपन इस कॉलम में पढ़ेंगे वो इन फ्यूचर हमेशा सदियों बाद भी यही दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो लिखेंगे ये फाइनल अगले साल होगा 22-23 की इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस कॉलम में इस साल हम जो आंकड़ा पढ़ रहे हैं उसमें अगले साल क्या होकर आ सकता है? चेंज होकर आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे फरवरी, आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, फरवरी मार्च की इकोनॉमिक सर्वे में आप खोल के दोगे तो वहां लगे गुरुजी ने तो गलत लिखा दिया। ये मैंने आपको बता दिया क्या अग्रिम या अनुमानित है। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में इसमें बदलाव होके, और अनुमानित है तो परसेंटेज में दशमलव में है, थोड़ा बहुत आता है, ये कन्फर्म आता है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि एग्जैक्ट सेम आंकड़ा रहे। तो यहां अगर 2020, मेरे कहने का मतलब क्या, 2021-22 के आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें फसल उत्पादन में अग्रिम या अनुमानित शब्द लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि वहां ये शब्द नहीं लिखे और अग्रिम या अनुमानित लिख दिया तो आप 21-22 का समझेंगे। 21-22 लिख दिया इसका मतलब अंतिम नहीं, आपको क्या आंकड़ा देना है? अग्रिम या अनुमानित आंकड़ा ही देना। कोई जरूरी नहीं कि दोनों शब्द अगला लिखे आप इसमें, समझ गए। ये अपने पास क्या है? अंतिम आंकड़ा है, ठीक है। अब देखो या तो इस चैप्टर में से सवाल आता है, इन दोनों का कंपैरिजन करवा लेते हैं, तुलना। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? तुलना है। मतलब किसी भी फसल कैटेगरी का 2020-21 के सापेक्ष 21-22 में वृद्धि दर्ज की गई या कमी दर्ज की गई, ठीक है। परसेंटेज वृद्धि का नहीं पूछेंगे। फिर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई ऐसा पूछ सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो पहले अपन एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो ये चार्ट है, आप लिखो इसमें उत्पादन के मामले में
फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, ठीक है। इसमें इधर आप लिखोगे फसल का नाम, फसल का नाम। थोड़ा सा एक ही चार्ट में अपन इसको तैयार करेंगे। फिर देखो, बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल, इसको अपन कैसे करेंगे? लाख हेक्टेयर में। किस में? लाख हेक्टेयर में करेंगे इसको अपन। कंसीडर लाख हेक्टेयर में करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे उत्पादन। उत्पादन को हमेशा किस में लिखाते हैं? लाख मैट्रिक टन में। लाख मैट्रिक टन में। ये देखो, कृषि के बोए गए क्षेत्रफल को हम लाख हेक्टेयर में और उत्पादन को लाख मैट्रिक टन में शो करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, अपन ये जो आंकड़े देखेंगे इनको फिर दो भागों में बांटेंगे अपन, दोनों चार्ट को। बस 4-5 बातें ही हैं। इनमें से देखो, बड़ी परीक्षाओं में हमेशा 100% एक सवाल कंफर्म होता है। बाकी परीक्षाओं के लिए आपको ये कॉलम, इधर मैंने आपको क्या बताया है? 2020-21, 2021-22। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? अंतिम। इसके ऊपर क्या बताया था मैंने? अग्रिम या अनुमानित शब्द हो सकता है। देखो, साल नहीं लिखे तो अग्रिम या अनुमानित शब्द लिखा हुआ हो सकता है उसके ऊपर। फिर वहां ऐसी सिचुएशन में अपने को पता ही नहीं है कैसे पढ़ते हैं, तो क्या करोगे आप? फिर ऐसे ही इस कॉलम में ये बात किसकी की है? कितने क्षेत्रफल में कौन सा फसल बोया, उस क्षेत्रफल के हिसाब से सवाल पूछते हैं एक तो। दूसरा पूछते हैं उत्पादन, तो उत्पादन में भी वही बात 2020-21 और 2021-22। इसमें आपको क्या आंकड़े मिलेंगे? अंतिम। और इसमें क्या मिलेंगे? अग्रिम या अनुमानित, ठीक है। ये हो गया। अब अपन फसलवार इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द आता है खाद्यान्न। क्या आता है? खाद्यान्न। तो खाद्यान्न का मतलब किससे है? खाद्यान्न में क्या आता है? खाने में देखो आएगा, रबी और खरीफ दोनों फसलों का एक साथ जुड़ा हुआ होगा। रबी और खरीफ दोनों का एक साथ जुड़ा होगा। खाद्यान्न में आता है अनाज और दाल। क्या आता है? अनाज और दाल। तो अनाज का अलग पूछ सकते हैं, दाल का अलग पूछ सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ के एकमुश्त पूछा तो क्या पूछ सकते हैं? खाद्यान्न। समझ में आ गई बात? तो पहला आंकड़ा आप इसमें लिखेंगे अनाज का। पहला आंकड़ा आप इसमें लिखेंगे अनाज का, और अनाज में आप लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 94.57। ऊपर लिखा हुआ है, क्या है ये? लाख हेक्टेयर। देखो, अनाज 2020-21 में अनाज कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में बोया? 94.57 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। जबकि 21-22 में अपन ने अनाज बोया है 91.21 लाख हेक्टेयर में। 21 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। देखो, इस बात को समझेंगे आप। अनाज की बात कर रहे हैं और बोए गए क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन। तो अनाज को हमने बोया है, तो 2020-21 के सापेक्ष 21-22 में
बोए गए अनाज के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है या कमी? समझ गए ना, ये नेगेटिव है, कमी हुई है। दूसरा देखो, अब अनाज के उत्पादन की अपन बात करें तो अनाज का उत्पादन 2020-21 में 226.62 लाख मैट्रिक टन था, जबकि 2021-22 में 182.58 लाख मैट्रिक टन है। अब बताओ, अनाज के उत्पादन में 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 में भयंकर गिरावट आई है। कहां 226.62 लाख मीट्रिक टन और कहां 182.58 लाख मैट्रिक टन। मतलब अनाज के उत्पादन में पिछली जो आंकड़े हैं पिछले साल के, उनके सापेक्ष इस साल के आंकड़ों में भयंकर गिरावट आई है। तो अनाज में क्या हुई है? नकारात्मक वृद्धि दर हुई है, नेगेटिव लिख लो। लिख लिया? दूसरा मैंने आपको बताया दाल। क्या बताई? दाल। दाल को क्या कहोगे? दलहन। दाल थोड़ी लिखा हुआ होता है। देखो, एक टाइम था जब राजस्थान की दाल और तेल के मामले में, एडिबल ऑयल है ना, खाने के तेल, इस मामले में अपन बहुत पिछड़े हुए थे। अब ये रिपोर्ट्स आपको क्या बता रही है कि हम किस ओर जा रहे हैं? तो देखो, इसमें दालों में 2020-21 की है क्षेत्रफल की दृष्टि से 61.42 लाख हेक्टेयर में हमने बोया था, जबकि पिछले साल हमने 61.79 लाख हेक्टेयर में बोया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, इधर ये क्षेत्रफल गिर रहा है, इसका बढ़ रहा है। इसका मतलब दालों की बुआई का क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है राज्य में। और ये अब की बात नहीं, पिछले 10-12 साल के आंकड़े आप देखोगे तो आप इनमें क्या मिलेंगे? दलहन और तिलहन में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। कोई कई बार अप्रत्याशित सिचुएशन हो जाए तो एक अलग बात है। फिर इसमें अपन उत्पादन की बात करें तो दलहन का उत्पादन 2020-21 में 42.47 लाख मैट्रिक टन था और इस बार 42.62 लाख मैट्रिक टन है। तो देखो, इधर देखना, ऊपर वाले से कंपैरिजन करेंगे। एक लाइन और बता दूं मैं, तीसरा है खाद्यान्न। खाद्यान्न को और ले लेते हैं, फिर एक स्थिति क्लियर हो जाएगी। खाद्यान्न में देखो क्या है, खाद्यान्न में अनाज प्लस दलहन दोनों आते हैं। खाद्यान्न में अनाज प्लस दलहन दोनों आते हैं। इन दोनों का कॉलम जोड़ के, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन 2020-21 की बात किसकी करें? खाद्यान्न की, तो यहां 155.99 लाख हेक्टेयर। ये देखो, इन दोनों कॉलम का योग आएगा ये। तो देखो, अगर अनाज और दलहन को अलग अलग नहीं पूछ के सवाल में खाद्यान्न के नाम से पूछे, इसका मतलब अनाज और दलहन दोनों का टोटल पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें क्षेत्रफल जो है वो है 153.00 लाख हेक्टेयर। ठीक है। दाल और अनाज को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्यान्न। टाइम कितना हो गया भाई? 9 बज गए। ठीक है। ये अब देखो, अनाज में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में गिरावट हुई है। दलहन में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां जो गिरावट है वो ज्यादा है बजाय दलहन वाली बढ़ोतरी के। इसलिए जब टोटल जोड़ते हैं तो क्षेत्रफल में, खाद्यान्न के क्षेत्रफल में क्या आई है? कमी आई है, गिरावट आई है, क्योंकि ये गिरावट ज्यादा है। फिर उत्पादन की अपन बात करें तो 2020-21 में उत्पादन 269.09 लाख मीट्रिक टन था खाद्यान्न का। खाद्यान्न का मतलब अनाज और दलहन दोनों का योग। और इस बार है
20 लाख मीट्रिक टन। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर बार इस चार्ट में से एक सवाल आरपीएससी अच्छी परीक्षा जो लेती है उसमें से एक सवाल हमेशा आता है? हाँ, ये सवाल हर दूसरी बार आता है खाद्यान्न में से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आरएस देते हो तो खाद्यान्न में दलहन और अनाज के आंकड़े क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर देखना, अनाज के मामले में बोए गए क्षेत्रफल और प्रोडक्शन दोनों में ही गिरावट आई है। दलहन के मामले में बोए गए क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन दोनों को जोड़कर जब अपन खाद्यान्न की स्थिति जानते हैं तो कुल मिलाकर खाद्यान्न में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में क्या आई है? गिरावट आई है। दो, इसका मतलब यह है कि दलहन के बुआई किए जाने वाले क्षेत्रफल में और उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है उससे कहीं ज्यादा अनाज के क्षेत्रफल और उत्पादन में गिरावट हुई है। इसलिए फाइनल सेटलमेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। खाद्यान्न की बात हो गई। नेक्स्ट, अगला जो आंकड़ा आपसे पूछते हैं वो है तिलहन। क्या है? तिलहन। देखो, रबी और खरीफ दोनों के आंकड़े हैं ये, रबी प्लस खरीफ दोनों के आंकड़े हैं ये, ठीक है। तिलहन में क्या है? अगर बोए गए क्षेत्रफल की अपन बात करें तिलहन में तो 2020-21 में क्षेत्रफल 51.71 लाख हेक्टर था। फिर ये हो गया 59.07 लाख हेक्टर 2021-22 में। तो देखो बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है ये। तिलहन धीरे धीरे हम ज्यादा क्षेत्रफल में बोने लग गए हैं, ठीक है। उत्पादन की यदि अपन बात करें तो तिलहन का उत्पादन 79.57 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल का जो आंकड़ा है 21-22 का वो है 92.04 लाख मीट्रिक टन। देखो, ये तिलहन की बात मैंने आपको बता दी है। देखो, सारे आंकड़े रटने नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों से 1000 टाइप की भाषा बन सकती है। हम भाषा में लिखेंगे तो भाषा एक ही लिख पाएंगे। इससे आप चाहे जितनी भाषा बना सकते हो। चार्ट इसलिए बनवा रहा हूं, इसमें डाटा सिर्फ इसके याद रखने हैं आपको। डाटा सिर्फ किसके? खाद्यान्न वाली लाइन के याद रखने हैं। 99.99% इसी लाइन में से पूछते हैं, बाकी भाषा बना के पूछ लेते हैं। तिलहन की हो गई। अब देखो तिलहन की स्थिति क्या है? बोए गए क्षेत्रफल में बढ़ोतरी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी। तो तिलहन का क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हो रही है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। फिर अगली बात देखो आती है तिलहन के बाद में गन्ना। किसकी आती है? गन्ना। तो गन्ने की स्थिति अपन देखें तो गन्ना राजस्थान में बहुत कम बोया जाता है, आपको पता है। तो 2020-21 में 0.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया था हमने, जबकि 21-22 में 0.04 लाख हेक्टेयर में इसको बोया अपन ने, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो 3.94 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल 2.47 लाख मीट्रिक टन। तो कॉमन सेंस में क्या है? गन्ना हमारे लिए ज्यादा किफायती नहीं है खेती में, इसलिए बोए जाने वाले क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही गिरावट है। देखो ये नेगेटिव है, क्षेत्रफल कम हो गया और ये उत्पादन भी क्या हो गया? कम हो गया। गन्ना नेगेटिव है। और आखिरी जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में अपन कपास की खेती करते हैं। क्या करते हैं? कपास की खेती करते हैं। तो कपास की स्थिति देखो मैं आपको बता दूं। कपास जो है, अब देखो कपास जो है ये सारा हमने जो लिया लाख मीट्रिक टन में लिया है, तो क्षेत्रफल तो अपन लाख हेक्टर में लेंगे, लेकिन इसका उत्पादन जो है वो गांठों में लेते हैं और एक गांठ में 170 किलो वजन होता है। ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है।
सारे प्रोडक्शन जो हैं वो हम लाख मीट्रिक टन में तोलते हैं, जबकि कपास या रुई को हम किस में तोलते हैं? गांठों में। और एक गांठ का वेट 170 किलो मानते हैं। समझ में आ गई बात? तो रुई की एक गांठ का वेट कितना मानते हैं? ये इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल पैटर्न में, तो एक गांठ में अपन 170 केजी मानेंगे। अब देखो इसमें क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें तो 2020-21 में यह है 8.08 लाख हेक्टेयर में इसको बोया था। फिर पिछले साल 7.56 लाख हेक्टेयर में बोया है। और उत्पादन की यदि अपन बात करें तो ये 32.07, ये लाख गांठें हैं। देखो गांठ कैसी हैं? लाखों में। तो यहां रुई वाला थोड़ा ध्यान रखना, रुई की कितनी गांठें 2020-21 में कितनी थी? 32.07 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। और 2021-22 में 23.31 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है। अब देखो कपास भी अपन पीक पे पहुंच गए हैं। कपास में इंटरेस्ट कम हो गया, क्षेत्रफल में गिरावट आ रही है और उत्पादन में भी क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। ठीक है, ये देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि राज्य लंबे टाइम से तिलहन और दलहन के मामले में पिछड़ा हुआ था और सरकार का टारगेट है कि एडिबल ऑयल, खाने योग्य जो तेल है वो और दालें जो हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ये सरकार के मिशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है। अब देखो इसमें दाल वाले कॉलम को देखो, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तिलहन वाले में बढ़ रहा है और इसमें बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी वो क्या है? नेगेटिव है। ये भी क्या है? नेगेटिव है। नीचे वाले में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इधर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सब के ऊपर क्या लग रहा है? नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ कि आपको कुछ याद करने की जरूरत है क्या? है? खाद्यान्न का तो आंकड़ा ध्यान में रखना है, बाकी मेरे हिसाब से आ गया होगा कि दाल और तिलहन के बोए गए क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही 2020-21 के सापेक्ष 21-22 में वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी सभी कैटेगरीज में, चाहे क्षेत्रफल की बात लो चाहे प्रोडक्शन की बात लो, क्या है? हो गया ना फैसला? है? क्लियर हो गई बात? अब इसकी भाषा जो है वो कैसे भी बन सकती। हाँ अरे कुछ बोलना चाहता है? समझ में आ गई क्या बात? ये चार्ट है, आंकड़े आपको सिर्फ इसके याद करने हैं। ये डाटा बार बार आता है, आपको बहुत सारी परीक्षाओं में मिल जाएगा। फिर भी बाय द वे 1% डाइवर्सन यदि होता है तो सारी लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। यह लगभग सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप बड़ी परीक्षा दे रहे हो तो आपके लिए एक चीज कई बार और पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई का मतलब इससे परसेंटेज निकलवा लेते हैं। तो ये आरएस से छोटी परीक्षा में नहीं पूछते हैं, आपको बता दूंगा। बाकी परीक्षाओं के लिए एकदम से स्टेपनी लग गई है, आ जाएगा सवाल। तो कई बार परसेंटेज के हिसाब से भी पूछ लेते हैं इसको। तो इसमें देखो मैं आपको लिखा रहा हूं, इधर आगे आपने बॉक्स में जगह बचा रखी है क्या? है ना? मैं यहां लिख रहा हूं इसको और आप इसके आगे एक छोटा सा कॉलम और बना लेना। एक सेकंड, परसेंटेज इसमें मेरे पास शायद निकाले हुए हैं। हैं? नहीं, वो जैसे उड़ जाते हैं तो आरएस में कई बार एक सवाल को मतलब जानबूझ के गलती करवाना है ना भाई। हर स्टूडेंट इतनी मेहनत नहीं करता, तो जानबूझ के जो गलत करवाना है वो कैसे भी करवा सकते हैं। हाँ एक बार क्लास में हो ना, ठीक।
2-3 छोटी छोटी चीजें आपको इस बॉक्स में लिखनी है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत है, एक ही लाइन में वो भी हो जाएगा। मतलब 99% लोगों का आरएस में जो सवाल गलत होता है वो कैसे सही करना है आपको, वो अभी देखो मैं आपको इस कॉलम में परसेंटेज शायद निकले हुए हैं अपने पास। इसकी फोटो खींची हुई नहीं है, दोबारा नोट करवा देता हूँ निकलवा के। आप देखो इसके आगे आप आगे बढ़ा लेना है ना। प्लस का मतलब है इस वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की गई है, और ये कॉलम बनेगा परसेंटेज में ही, मतलब कितने परसेंट कौन से मामले में वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो इसमें आप खाद्यान्न में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। कितने से कितनी हुई है, 269.09 से 225.20। तो इस कॉलम के आगे लिखो -16.31%। एक तो ये सवाल देख लेना, खाद्यान्न में 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 में कितने परसेंट गिरावट आई है, 16.31% गिरावट आई है। फिर इसमें एक आप लिखेंगे दलहन का। वैसे दलहन और अनाज का छोड़ दो, चाहे आप केवल किसका देखोगे, खाद्यान्न का देख लो। खाद्यान्न के बाद में आप देखेंगे एक तिलहन का। क्या दर्ज हुई है, वृद्धि दर्ज हुई है। इसको तो अपने को जोड़ के निकालना पड़ेगा। गन्ने में लिख लो आप, गन्ने में 27.32% कमी दर्ज हुई है, सॉरी कपास में, और गन्ने में 37.31, गन्ने में 37.31%, और कपास या रुई में 27.32%, 27.32%, 27.32% हो गया। अब एक किसका, तिलहन का है। तिलहन का आप कैलकुलेशन करना देखें, 92.04 में से 79.57 निकालो। 92.04 में से 92.04 में से माइनस करना है आपको 79.57। ठीक है, ये कितने पे है, तो भाग 79.57, $15.67 करो इसमें। तिलहन के आगे कितना है, 15.67, 15.67।
और दलहन में लिखो 3.53, 3.53, 3.53। और क्या बच गया? एक अनाज 226.62 माइनस 182.58 44 भाग 226.62 19.43 माइनस है। ये अनाज वाला कैसा है? माइनस है। अब देखो जो मैंने लिखा है अनाज में कितना है? माइनस 19.43। फिर इसमें दलहन में क्या लिखा? 3.53 क्या है? प्लस है। फिर इसमें खाद्यान्न में माइनस कितना लिखाया? 16.31। और उसके बाद में तिलहन में 15.67। इसके बाद में गन्ने में माइनस कितना? 37.31। इसमें ये भी माइनस है ना? 27.32। अब देखो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किस में हुई? सवाल की भाषा देखो, 20-21 के सापेक्ष सर्वाधिक वृद्धि दर इन सारे ऑप्शन में से किस में हुई? तिलहन में कितनी हुई है? ये देखो तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई। दो ही चीजों में वृद्धि हुई है। तिलहन में 15.67%। अब देखो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई? तो उत्तर आएगा तिलहन। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई इसका मतलब परसेंटेज में अपने को निकालना है इसको। और उसके बाद में वृद्धि हुई है दालों में। दालों में कितनी है? 3.53। तो किस में वृद्धि दर्ज हुई? तब तो दो उत्तर आते हैं, तिलहन और दलहन। सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है। अब नकारात्मक सर्वाधिक गिरावट किस में आई है? सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई गन्ने में 37.31। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शन परसेंटेज कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ चार्ट से आपको टैली करवा लेते हैं। बस यही एक कॉलम अलग से आपको करेक्ट करना है। हो गई ना बात? ये चीज अपने डाटा को मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अब अपन देखेंगे राज्य की उत्पादन में स्थिति। क्लियर हो गया ना चार्ट? डाटा सिर्फ इस लाइन का याद करना है, बाकी कोई आंकड़ा याद नहीं करना है। फिर आपको तरह तरह की लैंग्वेज इसके ऊपर अप्लाई करनी है। राज्य की उत्पादन स्थिति, राज्य की उत्पादन स्थिति, ठीक है। अब देखो सामान्यतया राज्य की जो उत्पादन स्थिति है, राज्य की उत्पादन स्थिति में हमारे पास 2019-20 का अंतिम आंकड़ा है। देखो सवाल के कोष्टक में साल क्या डाला जा सकता है, ठीक है। तो कोष्टक में साल क्या डाला जा सकता है? 2019-20। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पास ग्वार उत्पादन के आंकड़े इससे भी एक साल पुराने हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? EX का मतलब अपवाद है। ये ग्वार के आंकड़े अपने पास किस साल के हैं? 2018-19 के। तो अगर ग्वार का प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो बात वो इस साल वाली है, लेकिन अपने पास आंकड़ा ग्वार को छोड़कर बाकी के फसलों के प्रोडक्शन के आंकड़े तो अपने पास 19-20 के, और ग्वार के आंकड़े कितने गए? तो कोष्टक में ये डालने से ये रिपोर्ट नहीं बदल जाएगी, रिपोर्ट तो इसी साल की है ये। इसके बाद के ग्वार के आंकड़े अपने पास नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात? अब देखो आपको प्रोडक्शन की बात ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनमें आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं अभी परसेंटेज ऊपर लिखा दूंगा। पहले लिखेंगे
राजस्थान का प्रथम स्थान। इन फसलों के ऊपर या नीचे एक लाइन खाली रख लेना आप, है ना। कोई परसेंटेज अगर राजस्थान में फसलों का उत्पादन क्रम, मतलब राज्यों के सापेक्ष स्थान पूछते हैं ना, कि कौन से राज्य के या भारत के विभिन्न राज्यों के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है, ठीक है ना। ये हेडिंग आपने डाल ली। और अब इसमें नंबर 1 प्रथम स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान किस में है, ठीक है ना। तो लिखो बाजरा, बाजरा, ठीक है। एक ही लाइन में लिखते जाओ, चाहे इस लाइन के ऊपर या नीचे एक लाइन खाली रख लेना, कोई परसेंटेज पूछा जाने वाला है तो। मतलब कोमा राई एवं सरसों, कोमा राई एवं सरसों, इसका मतलब राई और सरसों के आंकड़े जॉइंट हैं। राई का और सरसों का आंकड़ा अलग अलग जारी नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेट दोनों का संयुक्त ही पूछा जाएगा। राई को सरसों के साथ या सरसों को राई के साथ ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। पोषक अनाज, पोषक अनाज कौन से होते हैं ना, बावड़े में तो पोषक अनाज किसको कहते हैं? पोषक अनाज रीजनल क्रॉप्स को कहते हैं। समझ आ गई बात। जैसे जिस इलाके में खाली बाजरा होता है तो वहाँ के लोगों के लिए पोषक अनाज बाजरा है, किसी इलाके में गेहूँ होता है, किसी इलाके में कुछ होता है, तो पोषक अनाज शब्द यूज देते हैं। दो रीजनल प्रोडक्शन है उनको पोषक अनाज कहते हैं। कोमा तिलहन, कोमा दलहन। देखो मैंने बताया कुछ सालों पहले हमारी हालत बहुत खराब थी दलहन और तिलहन में, हम पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आ गए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। फिर आप इसमें लिखो चना, चना, और फिर लिखो आप गवार। इन सभी के प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान का कैसा स्थान है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, बाजरे के ऊपर लिखो 45.56%, मतलब हिंदुस्तान का लगभग आधा बाजरा राजस्थान में पैदा हो रहा है। 45.56%। अब आपसे ये पूछा जाए, अब देखो राजस्थान की भर्तियों में तो आपसे इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ग्रेड अप करते हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के बाद 2 नंबर पे सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? देखो पुरानी किताबों में आपको गुजरात वगैरह मिल सकता है। अब इस मामले में हरियाणा भी तीसरे स्थान पर चला गया है, दूसरे नंबर पे यूपी आ गया है। ध्यान रखना, हरियाणा कौन से नंबर पे खिसक गया है? हरियाणा और गुजरात नीचे खिसक गए हैं बाजरे के उत्पादन में। राजस्थान के बाद सेकंड यूपी है। अगर किसी को याद रखना है तो बाजरे के नीचे सेकंड यूपी लिख लो, बाजरे के नीचे, ठीक है। राई और सरसों इसके नीचे लिखो 46.28%। इसका मतलब हिंदुस्तान की लगभग आधी राई और सरसों 28%। ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 46 आ गया तो एक आइडिया हो गया। तो प्रतिशत के हिसाब से बाजरा ज्यादा पैदा कर रहे हैं या सरसों और राई? सरसों और राई 1% ज्यादा हो गया, ठीक है। तीसरा पोषक अनाज, ठीक है। पोषक अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसका परसेंटेज 15.35 है। देखो पोषक अनाज 15.35। अब ये इतना नीचे क्यों गिरा डाटा? मैंने कारण आपको बता दिया। पोषक अनाज में क्या होता है, जिन क्षेत्रों की जो स्थानीय फसलें होती हैं वही उन लोगों के, जैसे अपने राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बाजरा होता है, तो उन लोगों के लिए, उनके शरीर के लिए सबसे फिट फसल कौन सी है? बाजरा ही है। पोषक अनाज का मतलब क्यों? क्योंकि आदमी जैसे वातावरण को रेसिस्टेंट प्रतिरोध कर रहा है, उसको उस वातावरण में प्रतिरोध करने वाली फसलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ गई बात? देखो अपने यहाँ बाजरा गेहूं हो रहा है तो अपन बाजरा और गेहूं खा के रेसिस्टेंस कर सकते हैं। अब सुबह पहले बिस्किट, मैगी, फ्रूट्स ये ले रहे हैं तो इनसे अपना शरीर उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना। तो पोषक अनाज 15 तो रीजनल है वो,
इसीलिए इतना नीचे, महज 15% होके भी अपन यहाँ तो कहने का मतलब क्या है, पोषक अनाज के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्थानीय मौसम के अनुकूल जिन फसलों का उत्पादन होना चाहिए वो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा स्टेट कर रहा है? देखो, अपन बाजरा भी बोते हैं, ग्वार भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं, गेहूं भी बोते हैं, सारी चीजें बोते हैं, समझे आप? तो अपन कॉमर्शियल फसलों का उत्पादन कम कर रहे हैं और पोषक फसलों का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। फिर इसमें दलहन, क्या तिलहन है क्या? 20.30%, 20.30 या 30 तिलहन, ऊपर तिलहन है ना। तो देखो, मात्र 20.5-22% तिलहन पैदा करके हम पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर हैं। थोड़ा आइडिया कि 20-22% तिलहन पैदा करके हम हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हैं। मैं जिस भाषा का यूज कर रहा हूं उस हिसाब से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है दलहन, इसमें 19.41%, मतलब लगभग 19.5% दालें पैदा करके भी हम हिंदुस्तान में पहले स्थान पर हैं। ऐसे ही लगभग 15.5% पोषक अनाज पैदा करके पहले स्थान पर है। अरे, अपनी तरफ से एक सेंटेंस फ्रेम करके दिमाग में डालना, डाटा मत रटना। फिर चना 23.44%, 23.44%। फिर आप इसमें हैं गंवार, गंवार में 78.62%। भारत में फसलों का अगर आनुपातिक दृष्टि से देखें तो परसेंटेज की दृष्टि से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम किस फसल का पैदावार कर रहे हैं? ग्वार की 78.62% ग्वार हिंदुस्तान का हम राजस्थान में पैदा कर रहे हैं, बाजरे से भी कहीं ज्यादा। ठीक है, अब देखो आपको क्या ध्यान में रखना है। प्रथम स्थान सब में मैंने आपको बता दिया। अगर आप में से किसी की इच्छा है कुछ लिखने की तो देखो, पहला मैंने आपको बताया बाजरे में सेकंड किसका बताया? यूपी का। राई और सरसों में सेकंड हरियाणा का है। ये थोड़ा सा अगर आप हटकर जैसे यूपीएससी या सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम देते हो ना, या आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, सेकंड ग्रेड या रीट वगैरह में एसएसटी है, तो सेकंड स्थान राई और सरसों में हरियाणा का, पोषक अनाज में सेकंड स्थान कर्नाटक का। ठीक है, तिलहन में सेकंड स्थान गुजरात का, तिलहन में सेकंड स्थान गुजरात का। दलहन में सेकंड स्थान महाराष्ट्र का, दलहन में सेकंड स्थान महाराष्ट्र का। चने में भी सेकंड स्थान महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। ठीक है, ग्वार में आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 78% कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां छोड़ दो चाहे आप। अब यहां दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो, सोयाबीन जो है उसमें कंफ्यूज ये होता है कि उसको आप दाल मानते हो या तेल, दलहन मानते हो या तिलहन। ऐसे नहीं मान सकते, ये बहुत गंभीर सवाल है। कल परसों एक दिन मैंने आपको बताया कि चावल को आप रबी की फसल मानते हो कि खरीफ की, दोनों में उगाते हैं अपन। सोयाबीन को आप क्या मानते हो? सोयाबीन का तेल भी निकालते हैं और सोयाबीन की दाल भी होती है, तो क्या मानते हो आप इसको? मानना तो एक ही पड़ेगा, वर्गीकरण में दोनों नहीं हो सकता। दलहन, बिकॉज ऑफ वर्ड में दलहन फसलों में दाल होती है प्रोटीन का स्रोत, और मोर देन 46% सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रोटीन को हम दलहन फसल क्यों मानेंगे, मैं तर्क बता रहा हूं वर्गीकरण में। कुछ किताबों में आपको इसको तिलहन और दलहन दोनों में मिल सकता है, कुछ में तिलहन में मिल सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाला तो अपने को ऐसा ऑप्शन देगा नहीं, आपको ये कहेगा कि आप इसको दलहन मानते हो या तिलहन। तो बॉर्डर के ऊपर लिख लो सोयाबीन दलहन है, और कोष्टक में 46% प्रोटीन। 1 किलो प्रोटीन में 460 ग्राम, क्या 1 किलो सोयाबीन में 460 ग्राम प्रोटीन होती है। ठीक है,
जितने भी ताकत के कैप्सूल आते हैं ना, मतलब ताकत की दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, उन सब में सोयाबीन का साल्ट होता है। समझ गए आप? पावर के, ताकत के कैप्सूल सारे अपने यहाँ किसके बनते हैं? चाहे अगर सुबह उठ, अब तुम बेरखार चाहे पाउडर फा की को फाक्या कर तू, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब बात सोयाबीन की, और एक अपन करते हैं मूंगफली। मूंगफली क्या है? तिलहन है। तो नीचे लिखो, राजस्थान का द्वितीय स्थान किस में है? मूंगफली में। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर है। फिर तृतीय स्थान सोयाबीन उत्पादन में है अपना, सोयाबीन उत्पादन में है। अब देखो ये दोनों लिखे हैं ने, मूंगफली में राजस्थान को कहां लिखा है? हैं? सेकंड। तो यहां इंपॉर्टेंट फर्स्ट हो जाता है साथ में। किस राज्य के बाद? तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। तो मूंगफली के आगे कोष्टक में प्रथम गुजरात लिख लो। पहला स्थान गुजरात का, दूसरा राजस्थान का। सोयाबीन में तीसरा है, तो पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र। अब देखो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें हैं, आपको उत्पादन में लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी, है ना, बहुत सारी फसलों का उत्पादन आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब पेपर देखोगे ना तो पेपर में यही चीजें मिलेंगी, क्योंकि पेपर सेटर बहुत ज्यादा किताबों को नहीं छांटता है, वो मोस्ट ऑथेंटिक जो सरकार का आंकड़ा जहां होता है उसमें से सवाल बनाता है। तो प्रोडक्शन कृषि के क्षेत्र से समझ में आ गई बात। दूसरी बात है, यहां आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है अगला, कि राजस्थान जो है उसके किस हिस्से में कौन सी फसल बोई जानी चाहिए। इसके लिए कृषि को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कृषि को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10। और ये जो 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, इनके साथ ये भी बताया गया है कि कौन से जलवायु खंड में किस फसल की बुआई की जानी चाहिए। तो देखो, जहां एग्रीकल्चर का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए 10 खंडों में बांटा गया है। जैसे अपना सीकर है, तो सीकर अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्रों में आता है। समझ में आएगा इसका क्या मतलब है? दोबारा बोल रहा हूं, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्रों में आता है। देखो, अंतःस्थलीय का मतलब है जमीन के अंदर से, जलोत्सरण अपन ट्यूबवेल या कुएं से, कैसे पहले कुओं से निकालते थे, अब नीचे चले गए तो अपन सबमर्सिबल पंप लगाने लग गए नीचे। जलोत्सरण के अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतःवर्ती इसलिए है कि अपन यहाँ कितना भी पानी भर दें, यहाँ से कोई नहर या नदी नहीं निकलनी है, ये यहीं पानी रुक जाएगा। जैसे अपन नदियाँ पढ़ते हैं, बरसाती नदी कांतली है, तो कांतली नदी थोड़ी बहुत बहती है तो झुंझुनू में, और इसकी अधिकतम औकात चूरू तक जाने की, चूरू की बाउंड्री में जाके तो हर हाल में लुप्त हो ही जाएगी। क्यों है? क्योंकि ये अंतःवर्ती मैदान है, इससे बाहर कोई नदी निकल कर जा नहीं सकती। तो अपवाह की दृष्टि से ये अयोग्य क्षेत्र है, ठीक है। और कुओं से या ट्यूबवेलों से अपन सिंचाई करते हैं। तो यहां इस क्षेत्र में देखो, रबी की फसल एवरेज ऑल ओवर, यदि अपन इस क्षेत्र की बात करें जिसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग आता है, तो यहां ये क्षेत्र कृषि विभाग के अनुसार किस फसल के लिए उपयोगी है। तो ये अपने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि अपन बरसात की सीजन में तो बाजरा, ग्वार और दालें बोएं, बाजरा, ग्वार और दालें बोएं।
इसका मतलब क्या है, समझ में आई क्या बात? देखो तेजी से अपने यहाँ लोग मूंगफली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे इस जमीन का बहुत तेजी से डैमेज हो रहा है। स्टडी से सामने आया है, मूंगफली हो रही है, लेकिन 2-4 साल अगर अपन एक ही खेत में मूंगफली बो देंगे तो कुछ समय बाद वो जमीन जो है वो खेती के अयोग्य हो जाएगी। तो रिसर्च में बाजरा, ग्वार और दलहन में मूंग, मोठ, चवड़ा ये अपन बो सकते हैं यहाँ। और अपने इस फील्ड को रबी की फसल में सरसों और चने के अनुकूल, तो हमने सर्दी की सीजन में आर्टिफिशियल तरीके से गेहूं उत्पादन करके इसका सत्यानाश किया है। अपनी जमीन जो है वो कृषि शोधों के अनुसार सर्दियों में चने और सरसों के ही क्या है, अनुकूल है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये चीजें यहाँ अपन चार्ट बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अपन इस चार्ट को कहाँ बनाएंगे? एग्रीकल्चर लैंड में। वहां सिर्फ आपको यही बताना है कि इस फील्ड के लिए कौन सी फसल ठीक है। तो वो एक कॉलम और जुड़ जाएगा, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे एग्रीकल्चर का, पूरा चैप्टर चार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में, यहाँ सिर्फ एक चीज नोट करके छोड़ दो ताकि आपको उस चैप्टर में हिंट मिल जाए। लिखो आप इसमें, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत राज्य के कुल 10 कृषि जलवायु, राज्य के कुल 10 जलवायुविक, राज्य के कुल 10 जलवायुविक खंडों में किसानों को उत्तम किस्म के बीज पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीज पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मतलब ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाए जा रहे हैं, ये चीज मैं आगे क्यों नहीं पढ़ा रहा। जैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में। तो इस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बांसवाड़ा जो है वो चावल के लिए उत्तम है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में। कहाँ किया गया है? तो आगे चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये मक्का के लिए अनुकूल है, तो उनके सीड तैयार करने की जिम्मेदारी वहीं सौंपी गई है। तो कौन सी फसल का बीज के ऊपर अनुसंधान कहाँ किया जाए? ये वहीं किया जा सकता है जहाँ के मौसम के और मिट्टी के अनुकूल है। तो वहाँ अपन एक कॉलम उत्पादन मतलब फसल का, दूसरा अनुसंधान केंद्र का, किसका? अनुसंधान केंद्र का, और तीसरा प्रोडक्शन का। ये 3 चीजें वहाँ अपन देखेंगे। तो अगर एक ही जिला एक साथ आ रहा है तो तीनों सवाल आपके एक साथ ही ओके हो जाएंगे, अनुसंधान केंद्र वगैरह सारे एक साथ ही निपट जाएंगे। भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली चार्ट से काम हो जाएगा। एक चार्ट अपन बनाएंगे, उस चार्ट से बिल्कुल ओके हो जाएंगे सारे चैप्टर। तो यहाँ से इस करंट इश्यू को अपन छोड़ेंगे। फिर देखो, इसके अलावा आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है इस कृषि वाले चैप्टर में, वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
क्या है ये? कम से कम 50 परीक्षाओं में ये सवाल अब तक पूछा जा चुका है। पूछने की वजह मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस योजना को 2019-20 से लागू किया गया है, जिसका नारा आप समझ जाओगे, मोटो सेंटेंस, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो, जीरो बजट, कोई पैसा नहीं लगेगा, और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किसी आर्टिफिशियल आइटम को यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कृषि को रसायन मुक्त करना है। जैसे अपन केमिकल, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, स्प्रे, ये सब काम में लेते हैं ना, इनसे बिल्कुल फ्री करना खेत को। ये 2019-20 के इस बजट का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, किस वर्ष की है? 2019-20 की है। पहली बात तो ये, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना जो है वो कब की है? 2019-20 की। ठीक है। हाँ, मैं इसके मोटो सेंटेंस की बात कर रहा था, बीच में छूट गया। क्या है? खेती में जान तो सशक्त किसान। खेती में जान तो सशक्त किसान। अब देखो, धीरे धीरे जो लोग काफी सारे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड या स्प्रे का यूज कर रहे थे, उन खेतों का प्रोडक्शन अब गिर गया है। क्यों गिर गया? क्योंकि जमीन की फर्टिलिटी या जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई। ठीक है। और अगर वापस अपन इस जमीन में रिप्रोडक्शन को लाना चाहते हैं, तो हमें इन केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को बंद करना पड़ेगा, तभी खेती में क्या आएगी? जान आएगी। तो देखो, इसका उद्देश्य है कृषि को रसायन मुक्त करना। कृषि को रसायन मुक्त करना। ठीक है। क्या किया जाता है इस हेतु? किसानों को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। समझ गए क्या आप? नहीं समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑप्शन आने हो तो आपके सामने आ गए। देखो, सरकार इसमें कोई पैसा नहीं दे रही है, सरकार इसमें पैसा नहीं दे रही है, कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनने हेतु, देखो, जीरो बजट, पैसे की तो बात ही नहीं है। और पैसे की बात क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्या करनी है? नेचुरल फार्मिंग। उस खेत में जो हो रहा है उसी से सारे आइटम बनाने, जैसे नीम की पत्तियों से कीड़े मारने की दवाई बनाना, घास फूस, पेड़ पौधों के नीचे गिरे हुए पत्ते हैं उनमें केंचुए छोड़ गए, समझ आ गई बात? जैविक खाद बनाना। ठीक है ना। इन सारी चीजों का मतलब, आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है खेत के बाहर से किसान को, और जैसे कैसे, मतलब फसल से अपने को सीड तैयार करना है, बीज भी उसी खेत में बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोई बीज लाने की जरूरत नहीं है बाजार से, कोई खाद लाने की जरूरत नहीं है, कोई दवा लाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के लिए किसानों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्लान के तहत सरकार क्या दे रही है? ट्रेनिंग दे रही है। किस वर्ष का किस बजट का है? बस इनमें सारी चीजें आ गई, मैंने ये जो बोल के बताई है। किसी किताब में लिखा हुआ है कि मतलब किसान को खेत में बीज बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, नीम या जो जितने भी मतलब अपने मेडिसिनल प्लांट हैं उनसे स्प्रे वगैरह बनाना सिखाया जाता है। क्या लिखने की जरूरत है? सारी चीजें इन 3 चीजों में आ गई है। तो ऐसी रामायण किसी किताब में लिखी हुई है तो आप छोड़ देना, तीनों चीजें मैंने आपको फिल्टर करके बता दी। देखो, मैं बात सिर्फ राजस्थान की ही कर रहा हूं। पहले ही दिन बता दिया, ये डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार का है, और मैंने आपको बताया कि 40% राजस्थान जीके आपके सिलेबस में होता है। उन 40 में से 10 सवाल इस किताब से ही आते हैं हर बार,
और यही वो 10 सवाल हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। अब जैसे आपको पता है लठ मार होली, पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है, तो सब जानते हो, वो सवाल सबके सही होते हैं। अगर आपको मेरिट में लीड करना है तो पहले वो सवाल तैयार करने हैं जो बाकी लोगों के गलत होते हैं। और ऐसे सवालों के लिए एग्जाम हॉल में इधर उधर नकल मारने का मौका भी तो नहीं मिलता। जो पुराने वाले ट्रेडिशनल सवाल है वो तो पड़ोसी से भी आप पूछ सकते हो, लेकिन ये सवाल नहीं आएंगे। हैं? पड़ोसी बसाने के लिए वह बहुत मेहनत करनी पड़ा है। हैं? हैं? तेरे को बताते नहीं, और मेरी एग्जाम में ड्यूटी कोई लगाता नहीं है। मेरी एक आध बार ड्यूटी लगी है, तो मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि चुपचाप रहोगे, कमरा बंद कर देता हूं और मैं करीब करीब पेपर करवा देता हूं। प्रश्न पढ़ा, चुपके से सबको बोल के उत्तर बताया कि जहां भी आपको मिले टिक कर लेना। कितना टाइम लगता है पेपर को हल करने में? जिक्की के पेपर को हल करने में अगर आपने पढ़ा हुआ तो 20 मिनट का खेल होता है। 100 सवाल 20 मिनट, इतना टाइम लगता है। अगला लिखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय, उस ऊपर वाले में मैं एक चीज आपको बताना चाहता था, वो भूल गया मैं। देखो 3 जिले, एक शब्द रह गया उसमें। 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट का मतलब जानते हो क्या? एक तो फ्लैगशिप योजना होती है और एक पायलट योजना होती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रयोग के तौर पर, वो फाइनल नहीं है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो उसके नीचे लिखो पायलट प्रोजेक्ट उस योजना में चल रहा है टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू किया गया। ये कौन से बजट में? 19-20 में। अब तो राज्य के लगभग जिले कवर हो गए हैं इसमें। शुरू किया गया था, ऐसे कर लेना आप। अब राज्य के सारे जिले कवर हो गए हैं इसमें। अगला लिखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, तो ये प्लान किसका है? भारत सरकार का। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोष्टक में लिखो 60/40। 60 रुपए केंद्र सरकार के और 40 रुपए राज्य सरकार के। अब इसमें क्या होता है, आपको सवाल यही ध्यान में रखना है। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाने के लिए अपने को आटा चाहिए और सब्जी चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा मिशन में आपको कोई भिंडी तो पहुंचाएगा नहीं, भिंडी नहीं पहुंचाई जाएगी। सब्जी का अल्टरनेट दालों को मानते हैं अपन। तो देखो इस मिशन में 2 चीजों का चुनाव किया है, गेहूं और दाल। गेहूं और दाल का इतना प्रोडक्शन किया जाए कि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। खाद्य सुरक्षा मिशन, भरपेट खाने का जुगाड़ सबको मिलना चाहिए, ये खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप एक तो लिखो 2007-08 का मिशन है, 2007-08 से शुरू किया गया था। अब इसमें इन फसलों के बीज, जैविक खाद, जिप्सम, कीटनाशक दवाइयाँ, पंप सेट, फुहारे सिंचाई के लिए, है ना, पाइपलाइन, नहरें, ये सब जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? इस मिशन के तहत सारा आ गया इसमें। तो इसमें केवल लिख लो गेहूं एवं दलहन पर शुरू किया गया मिशन है। गेहूं एवं दलहन पर शुरू किया गया मिशन है। ठीक है। दूसरा सवाल, आरंभ में का मतलब 2007-08 में, आरंभ में राजस्थान के 14 जिले, आरंभ में राजस्थान के 14 जिले, आरंभ में राजस्थान के 14 जिले, लेकिन 2010-11 से सभी जिले शामिल। 2010-11 से सभी जिले शामिल। सभी जिले शामिल।
ठीक है। और आखिरी लाइन, अब कई जिलों में मोटा अनाज को भी इस योजना में शुरू कर दिया गया है। मोटा अनाज को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना में शामिल कर लिया गया है। मोटा अनाज आप जानते हो क्या है? हैं?